अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 10। पिछले एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे आपने देखा था कि बहुत ही मेहनत बहुत ही प्यार से हया ने बनाया था केक, और वो केक जनाब किसी ने खाक में मिला दिया। वो कौन है आइए जानते हैं। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का एक मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। और कितने ही पल वो शौक के आलम में बस उस मलबे को देखे गई और फिर उसके पार नजर आते जॉगर्स को देखा और अपनी शिशदर निगाहें ऊपर उठाई। वो जेहान सिकंदर था और इतनी ही बेयकीनी और शौक से वो उस मलबे को देख रहा था। और हया के देखने पर तो बेख्तियार उसने नफी में सर हिलाया और उसने कहा, हया आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओ गॉड। तासुफ मलाल के मारे वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था और वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी एकदम लब भींच गई। अब उसकी आंखों में हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी और खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में उतरने लगी थी। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा करीम में लथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जेहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था और करीम में लुथड़ा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा था। उसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ, फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जेहान को देख रही थी और उसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थी और कनपट्टी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। लेकिन वो बिल्कुल चुप खड़े गहरे गहरे सांस ले रही थी। और हुसैन भी अब परेशानी से आगे बढ़ा और उससे कहने लगा कि हया इट्स ओके। और डीजे और मोतसम उसके साथ थे। हया मैंने वाकई नहीं देखा कि तुम। और इससे आगे वो मजीद कुछ कहता हया फट पड़ी। शट अप, जस्ट शट अप। और वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि आगे बढ़ता हुआ हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहां से, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मेरे लिए तो अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ तुम लाई ही नहीं। निकल जाओ इस कमरे से अभी और इसी वक्त। उसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था और 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से तो उर्दू किसी को समझ नहीं आती थी सिवाय डीजे के। लेकिन वो तमाम मुतासिफ खड़े तुलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जेहान की आंखों में दुख उभरा था। मेरा नाम भी मत लो तुम। उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई वो बाहर निकल गई थी। अब सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा था और वह तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे और आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी और हल्का हल्का सा कहर हर सू छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे और सर झुकाए रोती भी चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने से बांजी की मसनूई झील थी और झील भी अब खासी पिघल चुकी थी। फिर भी फासले फासले पे पड़े बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। अब वो झील के किनारे रुक गई और तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली सी टी शर्ट में सर्दी भी लगने लगी थी और ढीला जूड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर गया था।
वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद असियती की इंतहा पर थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी थी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्क स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाजें वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थीं और कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदी में गुम हो गए। तो उसने कदमों की चाप सुनी तो कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा तो वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले, लब काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो बस माजरत करने आया था कि उस रोज काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया, लेकिन और वो चुपचाप बेआवाज रोती बस उसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें वाकई देखा नहीं था और मुझे मालूम नहीं था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिश में बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियासत जाया कर दी मैंने। शायद वह सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस ही की बात कर रहा था, या शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मदावा करूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा। और उसका दिल चाहा कि वो मजीद फूट फूट कर रो दे। माय फुट जेहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। और वो तेजी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल्ब भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। और वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी और जेहान लब काटता उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अब आता है अगला सीन। वो तकिए से टेक लगाए पांव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बंक पे टॉली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी और चैरी स्टडी रूम में थी, जबकि खदीजा नीचे अपने बंक की कुर्सी पर बैठे मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। और फिर डीजे हया को कहने लगी, हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ, उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। वैसे तुमने अपने कजन के साथ अच्छा नहीं किया, उसका कसूर नहीं था, उसने तो वाकई नहीं देखा था तुम्हें। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कजन को वेलकम करती ना, तो हम उस टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते, उसे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते हम। हर चीजें तो वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन जो रवैये हैं ना वो दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और तुमने तो आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से ही हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे बड़ी ही तेजी से कुछ टाइप कर रही थी और हाया उसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद ना सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। और दफतन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई और हया ने लब भींचे स्क्रीन को देखा। वहां जेहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था और चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। उसने फोन कान से लगाकर बहुत ही आहिस्ता से कहा कि क्या है, अभी तक खफा हो?
वो एकदम इतनी अपनाइए से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई और हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो, मुझसे अब वाकई में सर्दी में बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, फौरन बाहर आओ। और वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू तो जैसे उसके गायब ही हो गए थे। तुम्हारे डोर्म के बाहर बालकनी में खड़ा हूं। मेरे अल्लाह, तुम अभी तक यहीं पे हो? वो फोन फेंक कर उठी और तेज सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाजा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जेहान। हया दरवाजा बंद करके उस तक आई और उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था और आंखें अभी भी वैसी ही रोंदू थी। कब से खड़े हो तुम इधर? वो खफकी से कहती हुई उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, तो मैंने सोचा कि उनको हल किए बगैर तो नहीं जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी वैसे तुम? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंसती थी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूं। तुम्हारे तुर्की की सौगात है ना, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय पी ही नहीं थी। अब वो दोनों साथ साथ सीढ़ियों पे चढ़ने लगे थे। और हम तो यही पी कर बड़े हुए हैं, कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, लेकिन किचन का दरवाजा खोलती हया ने मुड़कर उसे जरूर देखा था। हाँ, बहुत फर्क है हम में। उसने तस्लीम कर लिया था और उसने हार मान ली थी। और इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, ये डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हो गई। एप्पल टी तो खत्म है, अब सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से उसे बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देगची ढूंढ ढांड कर निकाली और उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पे चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम कर देने वाला, और उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत के और मुशक्कत के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लिप पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, मैं कर लूंगी। तुमने करने होते तो तुम अब तक कर चुकी होती ना। अच्छा, इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि ऐसा करो कि मुझे ही दे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया और उसे देखकर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था, जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े। वो टॉक्सिम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद उस एग्जीक्यूटिव से कतन मुख्तलिफ ही लग रहा था जिससे चंद हफ्ते वो कबल मिली थी। हया, हया, डीजे हवास पाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन ना मर जाएगा बच बच कर। ओ अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर तो वो गड़बड़ा ही गई। वालेकुम अस्सलाम, जहान ने पलट कर उसे जवाब दिया। हया, तुम्हारा फोन। वो हया को मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा तो 5 मिस्ड कॉल्स और तुर्की का कोई गैर शनासा सा नंबर था। और उसी वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा और उसने स्क्रीन को देखा तो वही तुर्की का नंबर था और उसने कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज में तसब्सब था। हया सुलेमान? बंदे को अब्दुल रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान ही गई होंगी ना। वो शिस्ता उर्दू में कह रहा था और उसकी आवाज में मुंबई के बासियों का तीखापन और लहजा बहुत ठंडा था। और हया का रंग फीका पड़ गया और उसने पलकें उठाकर जहान को देखा जो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था।
रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फोन रखना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था और जेहान लब भींचे चंद लम्हे इंतजार करता रहा और फिर उसने फोन कान से हटा दिया, बंद कर दिया शायद। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती और मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था वैसे? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएगा? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा ना? और फिर जैसे वो चौंका, वो फूल, और फौरन हया कहने लगी, पता नहीं कौन है। उसने शाने उचका दिए। अरे जाने दो ना, हैरेसमेंट एक जुर्म है, हम उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला था। किसी मसले का हल जेहान सिकंदर के पास ना हो, भला यह मुमकिन था? नहीं, जाने दो, मैं उसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। क्योंकि वो मुतमईन नहीं हुआ था, लेकिन सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हाया ने अब मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया और उस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहम्मिल ना थी। चूल्हा बंद क्यों कर दिया? अभी पकने देती ना, मैं ज्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूं। और उसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है, हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं, सो 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई है। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नजरों से देखता रहा और जब बर्तन खत्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। हाँ, तो बर्तन तो धुल गए हमारे, अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल करते हैं, और इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लो। अच्छी भली जिंदगी तो है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें? सिवाय इस बेकार चूल्हे के कोई तो हल होगा ना इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। यह नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूं। वो पंजों के बल जमीन पर बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायजा लेने लगा। जेहान, रहने दो ना। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में ही पड़ा होगा जब तक मैं इसे देखता हूं। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाने लगा और वह गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जेहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुन ले। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जेहान भी याद आया था और उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जेहान की छोटी सफेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वुर यही किया जाता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जेहान और सबीन फुप्पो उसके बरक्स मेहनतकश और वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप, सॉकेट और पता नहीं क्या कुछ खोले बैठा था। वो चंद मिनट वो खामोशी से स्लेब के साथ टेक लगाए उसे खड़ी काम करते हुए देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था और टूल बॉक्स उसके पांव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सबर आजमा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ना, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से कभी नहीं बचेगा। और उसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पर चौथे चूल्हे को जला दिया
और फिर चाय की केतली उस पे रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया ना तो। अरे सिबांजी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, तो वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। और काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी ही लापरवाही से बोला तो वो हंसती। उसे अब अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सिबांजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात है? सिबांजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट तो ना चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता तो उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी जरूर होती, और एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां उसने पहले सेट कर रखी थीं और अब वो छलनी रखकर चाय उल्टेने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करें साथ? उसने एक झटके से सर उठाया और जरा सी चाय छलनी के दहाने से फिसलकर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी। लेकिन वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जहान को देखने लगी, और वो तो जैसे शर्मिंदा ही हो गया और कहने लगा, अच्छा अच्छा नहीं करते, गलती से कह दिया। और हया भी उससे कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है श्योर, लेकिन कहाँ? वो जल्दी से बोली, और इसलिए कि वो कुछ गलत ना समझ ले, और फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफत हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी, तुम्हें बस तो टॉक्सन पे ही उतारती है ना? हया ने उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसने सर के जरा से इस्पात के साथ थाम लियो। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर उसके बिल मुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें टॉक्सिम से पिक कर लूंगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक है? ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। और इसके बाद जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बैल्कनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो होले से कह उठी कि आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट ही कर गई थी। और जहान ने उसे पलट कर देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवाकर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसान मंदी से बोला था। और वो खफत से हंसती और कहने लगी, कहा ना सॉरी। सॉरी तो मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन वो मैं डिनर पे ही करूंगा, उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प, ओके? मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियां उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते हुए देखने लगी। और जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई और बैल्कनी की बत्ती भी बुझ गई और हर जगह तारीकी छा गई। और डीजे वहीं अभी तक कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप ही कर रही थी। वो ज़ेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बंक के जीने चढ़ने लगी। और फिर डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया कि तुम्हारा कजन बड़ा हैंडसम है। सो तो है, उसने बिस्तर पे लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फूफो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा? हाँ, उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट दौड़ आई। अच्छा। डीजे मायूस सी खामोश हो गई और हया ज़ेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे ने झुंझुलाकर उससे कहा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी और वो खुश थी
बहुत खुश। और सीन हुआ यहाँ पे खत्म। अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि दरवाजा खुला था और उसने धकेला तो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली थी, छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी और वो भी उसी की तरह था, दराजकद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हबशा किसी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता था? और वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। और वह खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ? वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं, हाशिम ने गर्दन दाईं से बाईं हिला दी। हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों लेराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की? हाँ, की तो थी। अच्छा, तो क्या कहता है वो बेकरार हुई? नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूं ना, बस उसी की कीमत देगा और ऊपर एक कुरुश भी नहीं। लेकिन क्यों? इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल खड़ा कर रखा है उसने बेवकदा में, तो फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहते हैं कि उसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मजीद पैसे किस खाते में? मैंने तो अभी तक उसकी पिछली रकम तक नहीं लौटाई। हाँ, तो वो हारिस के इलाज पे लग गए ना, कोई जुआ तो नहीं खेलते ना हम? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पे दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झटका। हाशिम, कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है और हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूं कुछ। वो जिस शुगुस्की के आलम में था उसी तरह वापस पलट गया और उसकी स्याह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा था और जाल में वाज़े मायूसी थी। और वो मुस्तरब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और फिर एक नजर कमरे के बंद दरवाजे पे डाली जहां उसका बेटा सो रहा था और फिर सर झटक कर वापस सिंक की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम उसके मुंतजर थे। And the scene is over. डीजे ने दरवाजा खोला तो वो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाजा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत ही मशकूक निगाहों से वो उसे देखने लगी। उसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वह आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेड और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी और बाल तो यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे उसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे और जो फ्रॉक उसने पहन रखा था उसके ऊपर पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और उनपे भी सुनहरे सिक्के लटक रहे थे और नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थी और टखनों से जरा सा झलकता पजामा भी स्याह ही था। अब डीजे ने जब उसे सर से पैर तक उसका पूरा जायजा ले लिया तो उसके बाद उससे पूछने लगी कि किधर की तैयारियां हैं भाई? डिनर की। उसने लिप ग्लोस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मस करके खोले।
अच्छा, किसके साथ? जहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला और लम्हे भर को तो वो चुप ही हो गई और फिर लापरवाही से शाने उचकाए और कहा, वैसे वो शादीशुदा है। और फिर डीजे। अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है और फिर तुम्हें डिनर पे भी बुलाता है। और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो, तो फिर सोच लो ना कि वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गई और हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया। वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उसने जहाज में भी साथ उठा रखा था। उसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी और अब भी उसने खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और वो कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अबू ज़हबी में खरीदा था। उसने मोबाइल, पैसे और सिबांजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच वैसे छोटा ही था और हौले का दिया गया मोटा और भद्दा मोबाइल उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो उसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। अच्छा मैं चली, कहकर हैंगर पे लटका अपना सफेद नर्म कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पे चलते हुए उसने कोट सीधा किया और पहना और फिर चलते चलते सामने से बटन भी बंद किए। गुरसल का स्टॉप जरा सा दूर था और उसे वहां तक पैदल जाना था और वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा से उसके घुंघराले और गीले बाल जो थे वो कमर पे उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गुरसल स्टॉप के करीब पहुंची से गुरसल दूर सिबांजी के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हौले ने कहा था कि जिस दिन तुम्हारी गुरसल छूटेगी उस दिन तुम्हें हौले नूर बहुत याद आएगी। और इसी पल बेबसी और दुख से उस दूर जाती गुरसल को देखकर उसे वाकई हौले नूर बहुत याद आई थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और जहान को पैगाम लिखा कि मेरी गुरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूं। वो कितनी ही देर वहां सड़क पे टहलती रही मगर उसका जवाब नहीं आया। शायद उस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। और तभी उससे हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो पलटी, जहां भी एक स्याह चमकती हुई कार उसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और चेहरा जरा सा मोड़कर उसे मुखातिब किया। मैडम सुलेमान, टॉक्सम स्क्वायर, जहान सिकंदर। तुर्क लबो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो उसने सर हिला दिया और दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पे बैठ गई। वो यकीनन जहान का ड्राइवर था, गो कि उसने मफलर चेहरे के गिर लपेट रखा था और सर पे टोपी भी ले रखी थी। हया बस उसकी एक ही झलक देख पाई थी, फिर भी उसे गुमान गुजरा कि उसने स्याह फाम हबशी को कहीं देख रखा है, लेकिन कहां, ये सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वो मुस्कुराते हुए जहान को लिखने लगी कि बहुत शुक्रिया और मैं पहुंच रही हूं। लेकिन फिर उसने निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर में 1-2 बार देखा भी, लेकिन ड्राइवर ने उसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा ही देख सकती थी। अब टॉक्सम स्क्वायर पे तारीकी की पंछी ने अपने पर फैला रखे थे और इसी मुनासबत से हर सू बत्तियां जगमगा रही थीं। पूरा स्क्वायर इन मसनूई रोशनियों से चमक रहा था और मुजस्समा आजादी के अतराफ से मुखालिफ सिमतों में सड़कें निकल रही थीं और वहां हर सू ट्रैफिक का रश था। मुजस्समा आजादी को चारों अतराफ से घास के गोल क़िताए अर्जी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की 4 पत्तियां हो और हर पत्ती के किनारों की लकीर पे पथरीली रविश बनी थी और वहां लोगों की खूब चहल पहल भी थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबले एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहान सिकंदर, उसने उंगली से उसी दीवार के साथ साथ दूर इशारा किया जहां जहान की सफेद कार खड़ी थी, यूं कि वो दीवार के इस किनारे पे थी
तो ये स्याह कार उस दूसरे किनारे पर। उसने दरवाजा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पे रखी। टॉक्सम स्क्वायर को उसकी हील्स पसंद नहीं थी, उसे अंदाजा था, और वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बोनेट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मलबूस, हमेशा की तरह आम से हुलिये में, और वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज चलती उस तक आई। और वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी के साथ जोड़ ही रहा था कि हील की टिक टिक पे रुका और गर्दन घुमाकर देखा। सलाम अलैकुम। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? बस देखो यार, मेरी कार ना हर खास मौके पर दगा दे जाती है। अब भी मसला कर रही है, खैर मैं फिक्स कर लूंगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। हाँ, वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जेहान सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। और वो धीरे से हंसी। अच्छा तुम बताओ कि पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे आई हो क्या? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शॉफर ड्रॉन कार में आई हूं। और वो धीरे से हंस दिया। ये तंज करना कहां से सीख लिया तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूं कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब बोनेट बंद कर रहा था, और हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा तो तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह से खड़ी थी। तो क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कतरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जेहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, और फिर उसने कहा कि नहीं। उसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की और वहां इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम नहीं था। और हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा और उस पे पैगाम रुकने का निशान आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला तो उसके दोनों पैगाम वहीं फंसे हुए थे, वो तो सेंड हुए ही नहीं थे। ओ, बैलेंस बिल्कुल खत्म था। जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता? और वो कार को लॉक करते हुए उससे पूछने लगा कि क्या कोई खास बात थी, और उसने फौरन बात बदल दी और कहा कि तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या फिर किसी मुहज्जब जगह पर। और उसके बाद उसने किन अखियों से उस लशपश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा और वो अब कुछ भी समझने से कासिर थी। जब उसका मैसेज सेंड भी नहीं हुआ तो वो शख्स कैसे जान गया कि वो वहां खड़े गाड़ी का इंतजार कर रही है, और वो कौन था जिसने गाड़ी भेजी थी? यह एक बहुत बड़ी रिडल बन चुकी है, और वाकई में जानने के लिए तो मैं भी काफी बेताब हूं कि आखिर कौन है जो इतना मेहरबान है। क्या वो वाकई पाशा है, और इस गाड़ी में बैठा जो ड्राइवर जिसको देख के हया को लगा था कि इस हबशी चेहरे को पहले भी उसने कहीं देखा था, वो वही था क्या? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और प्लीज जिन लोगों ने नॉवेल नहीं पढ़ा कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मैं काफी एंजॉय करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इस नॉवेल को मैंने भी नहीं पढ़ा, तो मिलके सॉल्व करते हैं इन रिडल्स को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।